हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोथ सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो लाइक बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली बोर्ड। वी प्रोवाइड फुल ऑर्गेनाइज कोर्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। यदि ई बुक्स या फिर ई नोट्स की आपको फैसिलिटी चाहिए जो कि हम देते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राइट, चलो तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन। आज हम कंप्लीट चैप्टर 2 का रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि हमने चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। हर टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं, क्वेश्चंस हमने कर लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। तो यदि आपने वो चीजें मिस कर दी है तो आप एक बार उसको वहां से देख सकते हैं, आपकी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो फिर आज फाइनली हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 का कंप्लीट रिवीजन। पूरा एक क्लास में आपका कंप्लीट चैप्टर 2 का रिवीजन होने वाला है, तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, पूरी क्लास को यहीं अटेंड करना है। चलिए, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, आज इसको पूरा देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जो अकाउंटिंग में यूज होती हैं, उसे आज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको अकाउंटिंग की पूरी भाषा इस चैप्टर में सीखने को मिल जाएगी। जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं अकाउंट्स में, जो भी टर्म्स यूज होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं, सारे उनकी सारी मीनिंग आज आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से हम इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर, जिसमें हम बहुत सारी आज अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए सो द फर्स्ट टर्म जो आपको दी है, सबसे पहली टर्म या सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है एंटिटी। एंटिटी का क्या मतलब होता है, ये सारे आप कह सकते हो नए नए वर्ड्स हैं जो अभी तक शायद आपने नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने अकाउंट्स अभी तक नहीं पढ़ा। राइट, 11th में आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नए लगेंगे, जो सिर्फ अकाउंट्स में यूज होते हैं या आप कह सकते हैं कॉमर्स की फील्ड में यूज होते हैं। तो वो सारे वर्ड्स आपको नए हैं, उनके सारे मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी, क्या मतलब होता है, क्या चीजें होती है, सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो सबसे पहला वर्ड है एंटिटी, एंटिटी का क्या मतलब होता है आइए देख लेते हैं। एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। तो एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, या तो कोई बिजनेस एक्टिविटी चल रही है या कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी चल रही है। अब बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी, आई होप आपने बिजनेस में तो पढ़ी होगी। क्या होती है बिजनेस एक्टिविटी, वो जहां से आप प्रॉफिट अर्न करते हो, और नॉन बिजनेस एक्टिविटी वो जहां से आप प्रॉफिट अर्न नहीं करते बल्कि कोई सोशल वेलफेयर के लिए वो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि समाज सेवा। राइट, जैसे कि एनजीओज वगैरह हो गए। तो ये जो चीजें हैं वो आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी कहलाएंगी। और जहां पर आप प्रॉफिट कमाते हो, जैसे कि कंपनीज हो गई, फर्म हो गई, कोई बिजनेस हो गया, ये क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो ये क्या है, बिजनेस एंटिटी। कोई भी कंपनी जहां पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है या कोई बिजनेस की एक्टिविटी की जा रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है, वो आपकी कहलाती है एंटिटी। राइट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जहां पे बिजनेस परफॉर्म हो रहा है या नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी हो रही है, उसको आप एंटिटी कहते हो। क्लियर है, समझ में आया। यदि आपको उसको और अच्छे से डिटेल में जानना है ना, तो इस चैप्टर के डिटेल वीडियोस भी बने, वहां पे मैंने आपको बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ हर एक टर्म को क्लियरली समझाया है। राइट, तो आप डिटेल वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ बेसिकली हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ओके, चलो तो एंटिटी आपको क्लियर हुआ, एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जहां पे कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। क्लियर। अब मूव करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जो डेली बेसिस पे जो बिजनेस में लेना देना चलता रहता है, जो भी ट्रांजैक्शन होते रहे। भाई कुछ चीज आती है बिजनेस में, कुछ चीज बाहर जाती है, जैसे कैश आया, सेल्स हुई तो आपका प्रोडक्ट बाहर गया, परचेज हुआ तो आप कह सकते हो रॉ मटेरियल बिजनेस में आया। तो ये जो रोज डेली आप बेसिस पे क्या कर रहे हो, कुछ चीजें आ रही है, आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में डेली कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ मनी, भाई कैश आना कैश जाना, एक्सचेंज ऑफ मनी, या फिर गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, या किसी से सर्विसेज ले रहे हो। तो तमाम तरीके की जो भी एक्टिविटी बिजनेस में चल रही है, कैपिटल आ रही है, आपने बैंक से लोन लिया, फिर आपने इंटरेस्ट दिया, आपने सैलरी पे करी मैनेजर को या अपने एम्प्लॉइज को, तो ये सारे जो दिन ब दिन बिजनेस में क्या हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, इनको आप क्या बोलते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन। राइट, क्लियर हुआ। ओके, अब इसके आगे हमारा है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल वैल्यू, इट हैज अ फाइनेंशियल वैल्यू। भाई जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा उसकी कोई ना कोई फाइनेंशियल वैल्यू तो होनी चाहिए, और होती भी। जैसे कि कैश आया तो कैश की कोई वैल्यू है, आपने बिल्डिंग परचेस करी, बिल्डिंग की कोई वैल्यू है, आपने मशीनरी परचेस करी तो मशीन की कोई वैल्यू है। लाइकवाइज जितनी भी चीजें हो रही हैं, ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ मनी में वैल्यू होनी चाहिए, कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए, राइट। कैपिटल आएगा, मान लीजिए 4 लाख का कैपिटल आपकी कंपनी में आया, तो भाई 4 लाख की कोई कीमत है, राइट। वो तो ऑलरेडी है, क्या है, आप उसको मनी में मेजर कर सकते हो, तो लाइकवाइज वो एक फाइनेंशियल वैल्यू उसकी होनी चाहिए। फिर लिखा इट इज सपोर्टेड बाय अ सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसका एक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ हमने ये किया है। फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया रॉ मटेरियल, तो आपके पास बिल होना चाहिए, राइट। आपने मशीनरी परचेज की, उसका भी कोई बिल होना चाहिए, या जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनके वाउचर होने चाहिए, तो लाइकवाइज उसका एक एविडेंस होना चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं। इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आने चाहिए, है ना, कुछ, या तो आपका असेट बढ़ेंगे या आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, लाइकवाइज कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। जैसे कैश आया तो आपकी पोजीशन सुधर जाएगी, लेकिन कैश बाहर गया या ज़्यादा आप कह सकते हो आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपके बिजनेस में ज़्यादा पैसा नहीं रहा, तो आपकी पोजीशन थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो लाइकवाइज क्या होगा, पोजीशन में चेंजेस आएंगे, किसकी वजह से आएंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से। फिर है इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपका सेपरेट चैप्टर है, वहाँ हम क्या पढ़ेंगे, पूरे अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये जो इक्वेशन है इसको हम पूरा देखेंगे, राइट। तो जो भी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसका इफेक्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में देखने को मिलता है, और ये मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर में सिखाऊंगी, ठीक है, अभी इसके लिए टेंशन नहीं लेना। फिर आपको 5th पॉइंट कह रहा है इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट और 2 साइड्स, जैसे कि रिसीविंग एंड गिविंग। तो जो भी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक चीज डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। अगेन डेबिट क्रेडिट क्या है, इसका भी आपका एक सेपरेट चैप्टर है, वहां मैं आपको पूरे रूल्स बताऊंगी, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। लेकिन यहाँ इतना जान लो कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी आप चीजें करते हो, उसमें क्या होता है, एक चीज आती है और दूसरी चीज जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मैं इस पेन को बनाती हूँ, ये मेरा काम है, मान लीजिए इसका पेन बनाने का मेरा प्रोडक्शन है, मेरी कंपनी है पेन बनाने की, राइट। तो मैंने पेन की क्या करी, सेल कर दी, मैंने इसको किसी को बेचा, तो क्या हो गया, सेल हो गई, एक चीज हो गई। लेकिन मैंने जिसको बेचा वो मुझे क्या देगा, पैसे देगा, वो मुझे कैश देगा। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 चीज हो गई, पहली मैंने बेचा और दूसरी क्या, मुझे कैश मिला। तो हर चीज को हम क्या करते हैं, 2 एस्पेक्ट से देखते हैं, एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्या होगा मैं आपको फर्दर चैप्टर्स में बताऊंगी। फिलहाल बस इतना है कि एक चीज को यदि आप दे रहे हो, दैट इज गिविंग। एक चीज यदि आप गिविंग, आप किसी को दे रहे हो, तो अगली चीज को आप क्या करोगे, रिसीव भी करोगे, आपको कैश मिलेगा यदि आप सेल करोगे। क्लियर है, ये होता है आपका क्या, पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की ओर, अकाउंट। अकाउंट क्या है भाई, अकाउंट तो आपका सब्जेक्ट ही है ना। तो अकाउंट में बेसिकली करते क्या है, हम अकाउंट्स में कुछ आप कह सकते हो एंट्रीज करते हैं, सेपरेट चीजों की अकाउंट में एंट्री होती है, वही अकाउंट होता है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड, किसी भी चीज का, या आप कह सकते हो जो भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आप सेल्स करते हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल पेन बनाया, पेन की आपने सेलिंग करी, तो जितनी भी सेलिंग करी उसको आप पूरा सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। आपने इसके लिए रॉ मटेरियल जो खरीदा तो आप परचेज अकाउंट बनाओगे। जितना भी कैश आया आपके कंपनी में या आपकी कंपनी से कैश बाहर गया, उसका सेपरेट अकाउंट बनाओगे, दैट इज कैश अकाउंट। तो जितने भी सेपरेट अकाउंट बना रहे हो और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उन अकाउंट्स में आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिस जगह पे करते हो उसको आप क्या कहते हो, अकाउंट। क्लियर है। जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, उसमें सेल से रिलेटेड सारी जानकारी, परचेज अकाउंट में परचेज से रिलेटेड सारी जानकारी, कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारी जानकारी। और जैसे मान लो मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, तो हर एक अकाउंट में उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। ऐसा नहीं है कैश वाले में बिल्डिंग का रिकॉर्ड कर दिया और बिल्डिंग में कैपिटल का, ऐसा नहीं। सेपरेट अकाउंट में सेपरेट एंट्रीज होती हैं। क्लियर है, जहां होती है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट, राइट। चलो फिर हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। सिंपल सी बात है, आपकी जो कंपनी है और आपकी कंपनी का जो मालिक है, राइट, और मालिक जो पैसा कंपनी में लगाता है वो पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है।
है ना, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी। जो मालिक जो है या ओनर जो है बिजनेस का, जब वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है या पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्लियर है, समझ आया। अब एक इक्वेशन दी है, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी, इसको आउटसाइड लाइबिलिटी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको अगेन हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में ही कवर करेंगे। फिलहाल बस एक देख लो कि कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे बनता है, ये पूरी इक्वेशन कैसे बनती है, पूरी इसको सेपरेट चैप्टर में देखेंगे, राइट। फिलहाल कैपिटल का मतलब समझ आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की ओर, दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग का क्या मतलब होता है? ड्राइंग मतलब होता है कि जो आपका ओनर है, ड्राइंग मतलब यहाँ कलर करने वाला, जो बच्चे ड्राइंग करते हैं, या वो वाली ड्राइंग की बात नहीं है। यहाँ पे ड्राइंग की बात कही गई है अमाउंट, गुड्स और असेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कोई बिजनेस का असेट लेता है या कैश विड्रॉ करता है या कोई भी चीजें जो बिजनेस की हैं, लेकिन मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए उसे लेता है, तो हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ओनर है, एक मालिक है और कंपनी है। मालिक ने क्या किया या ओनर ने क्या किया, कंपनी में से 50,000 रुपए निकाल लिए, क्योंकि उसके घर में शादी थी, राइट। उसके घर में क्या थी, शादी थी, तो उसने बिजनेस में से 50,000 रुपए निकाले। इसका मतलब उसने क्या किया, उसने ड्राइंग की, क्योंकि वो पैसे उसके नहीं थे, भले वो ओनर था, लेकिन पैसे किसके, पैसे कंपनी के हैं, ठीक है, पैसे कंपनी के। और आपको पता है कि ओनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है, मालिक अलग होता है और कंपनी अलग होती है, दोनों एक ही नहीं होते, राइट। तो जो पैसा मालिक ने बिजनेस का लिया है, इसका मतलब वो ड्राइंग है। कभी ना कभी इन फ्यूचर में उसको वो पैसा लौटाना होता है कंपनी को, और हो सकता है कि उस पर कोई ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट, हो सकता है उस पर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज हो। मान लो आज उसने 50,000 निकाले, कल को उसको 50,000 में से मान लो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट भी देना पड़े, तो ये चीजें भी हो सकती है, राइट। फिलहाल बस इतना है कि ड्राइंग का क्या मतलब है कि प्रोप्राइटर यदि बिजनेस का कोई असेट हो, असेट भी हो सकता है, जैसे मान लो बिजनेस में कोई असेट था, मशीनरी थी, या बिजनेस की कोई बिल्डिंग थी, आपकी कंपनी की कोई बिल्डिंग थी, और मालिक ने क्या किया, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ली, है ना, किसके, पर्सनल यूज, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। तो जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का कोई सामान, गुड्स, सर्विस या कोई भी असेट, कैश कुछ भी लेता है, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट टर्म दिया है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, बर्डन, एक तरीके का बर्डन, या फिर आपकी ऑब्लिगेशन कि यार फ्यूचर में ये चीज हमको करनी है ना, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जैसे कि क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और इंटरप्राइज। भाई ये जो ना क्लेम ऑफ अमाउंट कि हमें ये अमाउंट फ्यूचर में पे करना है, ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, समझ गए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, खैर यहाँ पे टाइप्स में, चलो टाइप्स समझाऊंगी ना, उसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, तो आपको लाइबिलिटी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो लाइबिलिटी दो टाइप्स की है, जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी। दो टाइप्स की क्या हो गई आपकी, लाइबिलिटीज हो गई। लाइबिलिटी मतलब एक तरीके का बर्डन या फिर ऑब्लिगेशन जो आपके सर पे है, जैसे कि जो आपको पूरा करना है एक टाइम बाद, राइट। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या हो गई और करेंट क्या हो गई। देखो करेंट मतलब जो अभी फिलहाल में है, अपन बोलते हैं ना करेंट में ये चल रहा है, इसका मतलब क्या, फिलहाल में ये चल रहा है। और नॉन करेंट मतलब जो अभी नहीं है, बाद का है। नॉन करेंट मतलब आने वाले समय में है जो, राइट। और करेंट मतलब जो अभी के समय में है, फिलहाल की जो हाल ही की कंडीशन में है, राइट। तो क्या होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो वो लाइबिलिटी जो आपको अभी नहीं पे करनी, एक साल बाद, दैट इज 12 मंथ्स, जो आपको 12 महीने के बाद पे करनी है, उसको बोलते हैं नॉन करेंट। मतलब अभी नहीं है, ये करंट की नहीं है, ये आपकी बाद की है, आप एक साल के बाद भी पे कर सकते हो। एग्जाम्पल यदि मैं आपको इसका दूं, तो मान लीजिए कि यदि आपने बैंक से लोन लिया है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, और कंपनी को लोन 5 साल बाद देना है, तो ये क्या हो गई कंपनी की नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्यों, क्या लोन अभी देना है, एक साल के अंदर देना है, क्या नहीं, 5 साल बाद देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो लाइबिलिटी आपको 12 महीने के बाद देनी है वो क्या है, नॉन करेंट। तो लोन तो आपने 5 साल के लिए लिया है, तो लोन का वापस करना है 5 साल के बाद करना है, ठीक है। तो ये आपकी नॉन करेंट है। फिर जो करंट लाइबिलिटी है वो क्या है, लाइबिलिटी पेबल विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, एक साल के अंदर अंदर। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, कितने दिन के लिए, मान लीजिए सिर्फ 6 महीने के लिए लिया, और आपको 6 महीने बाद वापस करना है, तो ये क्या है, आपकी करंट लाइबिलिटी है, आपको अभी पे करनी है, एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। क्लियर हुआ। जो लाइबिलिटी एक साल के अंदर अंदर पे करनी है वो करेंट है,
जो आराम से 1 साल के बाद तक करनी है उसको नॉन करेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको बिल्डिंग का रेंट देना है, आपने रेंट नहीं दिया, इस महीने का आपको रेंट देना है, तो ये क्या है, करेंट है भाई, इसको अभी देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं 1 साल बाद देंगे हम हमारा बिल्डिंग का किराया, इसी महीने देंगे, राइट। तो ये क्या है, करेंट लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट देना है बैंक का, जैसे हर महीने इंटरेस्ट देना है, तो ये आपकी करेंट लाइबिलिटी है। लेकिन जो लोन है जो आपको 5 साल बाद चुकाना है वो आपकी क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। समझ आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। करेंट मतलब जो अभी देनी है, नॉन करेंट मतलब जो बाद में देनी है, बस इतना है। और लाइबिलिटी मतलब आपका एक तरीके से बर्डन या ऑब्लिगेशन जो आपको पे करना है कभी ना कभी। क्लियर है? चलो अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाली टर्म पर। असेट, असेट का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। भाई ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में क्या देने वाली है, बेनिफिट देने वाली है, जिससे आपको कोई ना कोई फायदा होगा, जिससे आपकी कंपनी को फायदा होगा, राइट। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी है, इट शुड बी ओन या फिर दैट इज प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस। ये क्या होनी चाहिए, बिजनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे मान लो बिजनेस की क्या है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, तो ये सब क्या असेट है। बिल्डिंग से भी फायदा होगा, मशीन से भी फायदा होगा, ये सारी चीजें फ्यूचर में फायदा देंगी और लंबे समय के लिए फायदा देंगे। आज आपने बिल्डिंग खरीदी है, 10-20 साल तक फुर्सत, आपको फायदा ही फायदा होगा। मशीन खरीदी है, 10-20 साल तक चलेगी, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, बिजनेस की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। हाँ, ओनर का पर्सनल घर है, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो असेट नहीं कहलाएगी, राइट। बिजनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इट मे बी टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म। ये टेंजिबल भी हो सकता है आपका असेट और इनटेंजिबल भी। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है मैम, देखो, टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो और देख सकते हो, समझ रहे हो। टेंजिबल मतलब फिजिकल, जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, बिल्डिंग को आप देख सकते हो, छू सकते हो। मशीनरी, जैसे ये मशीन है, फॉर एग्जांपल ये मशीन है, इसको आप देख रहे हो और छू भी सकते हो, तो ये क्या है, आपके टेंजिबल असेट है। इनटेंजिबल की बात करूं तो जैसे आपकी गुडविल, गुडविल क्या होती है, एक ओनर की रेपुटेशन या ओनर की फेम, या आप कह सकते हो जो ओनर है उसकी पहचान है पूरे शहर में, राइट। पूरे शहर में आपके मालिक, जो आपका कंपनी का मालिक है, उसकी पूरे शहर में बहुत पहचान है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस खूब प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये क्या हो गई, गुडविल हो गई, भाई उसकी पहचान है। अब गुडविल से क्या हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, फायदा मिल रहा है। तो किसी चीज से यदि बिजनेस को फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, असेट कहलाता है। तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। लेकिन हम गुडविल को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो क्या हो गई, वो हमारी इनटेंजिबल असेट हो गई। इनटेंजिबल मतलब कोई भी चीज जिसे हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। तो गुडविल मतलब ओनर की पहचान या उसकी रेपुटेशन, जिसे हम छू नहीं सकते, वो क्या हो गई, हमारी इनटेंजिबल असेट हो गई। क्लियर हुआ, समझ में आ गया असेट। चलो फिर क्या लिखा है, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। भाई जाहिर सी बात है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब बिल्डिंग है, उसकी कोई वैल्यू है, मशीन की वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू है, गुडविल है, उसकी भी वैल्यू है। गुडविल की भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। फर्दर आप पढ़ोगे आगे कि गुडविल की वैल्यू भी निकाली जाती है, राइट। तो फिर उसकी क्या है, असेट की कोई वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है। फिर लिखा है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। जो भी असेट है उसका कोई मनी टर्म्स में उसकी वैल्यू निकाली जाए। जैसे बिल्डिंग की कीमत निकाल सकते हो, मशीन की कीमत निकाल सकते हो, वैसे उसकी हर एक असेट जितने भी हैं उनकी कोई ना कोई कीमत होती है। क्लियर है। फिर लिखा है, इट शुड बी केपेबल, अच्छा ये पढ़ दिया। हाँ, फिर लिखा है, असेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब असेट के भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉन करेंट असेट, करेंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट। क्लियर है। अब देखते हैं ये तीनों क्या होते हैं, हम इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असेट समझ आ गया। अब मैं आपको तीनों कैटेगरीज बताती हूँ। नॉन करेंट असेट क्या होते हैं, असेट ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मेंट फॉर रीसेल। देखो जो केस हमने लाइबिलिटी में देखा था, करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट, करेंट मतलब अभी का, सिमिलरली जो हमारे करेंट असेट है वो मतलब अभी के है, बस करेंट 1 साल से अंदर अंदर के लिए है। 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो आपके नॉन करेंट असेट है, मतलब अभी सिर्फ करंट के नहीं है, बाद के भी है, जो आपके साथ लंबे समय तक रहने वाले हैं, 1 साल से ज्यादा का समय है, या आप कह सकते हैं 1 साल से ज्यादा समय के लिए वो आपके साथ, मतलब आपके बिजनेस के साथ रहने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो असेट होते हैं ये आप रीसेल के लिए नहीं रखते हो, मतलब ऐसा नहीं करते हो कि आपके पास ये असेट है आप 1 साल में उसको बेच दोगे, नहीं, ये आपके पास रहते हैं लंबे समय तक। अब इसका एग्जांपल दो नॉन करेंट असेट का, जो लंबे समय तक साथ है या जिसको आप बार बार रीसेल नहीं कर रहे हो। उसका एग्जांपल हो गया जैसे आपकी बिल्डिंग, या फिर आपकी जो कह सकते हो मशीन है। अब भाई मशीन आपने लिए तो सालों साल उससे काम करोगे, बिल्डिंग में सालों साल रहोगे, तो ये सारे असेट आप लंबे समय के लिए रखते हो, रीसेल नहीं करते हो। ठीक है। अब जो आपका नॉन करेंट एसेट है उसमें अगेन 2 कैटेगरी है, टैंजिबल और इंटैंजिबल।
जैसे कि असेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसा असेट जो क्या है जिसका फिजिकली आप मैंने बताया देख सकते हो, छू सकते हो। इंटेंजिबल, जिसका कोई फिजिकल वो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे गुडविल, पहचान है लेकिन दिखती नहीं है ना, कहाँ, मुझे तो नहीं दिखती है ना, आपको दिखती हो तो पता नहीं, लेकिन जो गुडविल है या किसी की पहचान, किसी की रेपुटेशन है तो वो दिख नहीं सकती, राइट, उसकी कोई आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। चलो फिर है करंट असेट, जो मैंने बताया असेट हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश, जिसे आप रीसेल कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में जो भी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसका आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे और रीसेल कर दोगे। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो असेट तो है, लेकिन कौन से नेचर का है, करंट असेट है, क्योंकि आप उसको सालों साल साथ तो रखोगे नहीं भाई, जल्दी से उसका प्रोडक्शन करोगे और उसको बेच दोगे, तो ये क्या हो गया, एक साल के अंदर अंदर ही चला गया, रीसेल हो गया, आपने उसको वापस बेच दिया, खरीदा था लेकिन वापस भी बेच दिया। तो ये असेट क्या कहलाते हैं, आपके करंट असेट कहलाते हैं, ठीक है। और इनको आप कैश में कन्वर्ट भी कर देते हो, जैसे आपने परचेस जो भी आपका रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल का आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को आपने बेचा, तो क्या हो गया, वो रॉ मटेरियल आपका कैश में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने बेचा तो आपके पास कैश आया, तो जो रॉ मटेरियल पड़ा था उसको आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, समझ आया। चलो लास्ट है आपका फिक्टिशियस असेट, इसको और समझ लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिक्टिशियस असेट क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं जिनका फायदा बिजनेस को सालों साल होता है, सिर्फ एक साल के लिए नहीं, बाकी आप कह सकते हो 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए बिजनेस को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए खर्चा किया, है ना, कोई एक कंपनी थी जिसने सोचा यार चलो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पर कुछ अपना ऐड करते हैं कंपनी का, तो ठीक है, उन्होंने कंपनी का ऐड किया, मान लो एडवर्टाइजमेंट जब उन्होंने की तो उनका खर्चा हो गया मान लो 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख का क्या हो गया, कंपनी का खर्चा हो गया एडवर्टाइजमेंट कराने में। तो क्या ये खर्चा कंपनी एक साल में ही पूरा कर लेगी, हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट ही 5 लाख ना हो, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख से कम का हो, तो इस कंडीशन में क्या करेगी, ये जो 5 लाख का जो खर्चा आया है इसको कंपनी डिवाइड कर देगी अलग अलग सालों में, सिर्फ एक साल में इस खर्चे को नहीं माइनस करेगी, बल्कि क्या करेगी, अलग अलग 5 सालों में, जैसे कि ये हो गए आपके अलग अलग 5 साल, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, अलग अलग ये जो आपके 5 इयर्स है, इनमें क्या करेगी, इस 5 लाख के अमाउंट को डिवाइड कर देगी, मतलब हर साल 1-1 लाख रुपए क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से डिडक्ट करेगी, किसमें से, अपनी इनकम में से, है ना, इनकम में से ही हम हमारे खर्चे निकालते हैं, राइट। तो क्या करेगी, ये जो 5 लाख का खर्चा जो कि इस एक साल में जाना था, लेकिन क्या होता है यदि ऐसा कर देती, मान लो बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं है, मान लो सिर्फ जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 लाख का है, प्रॉफिट ही सिर्फ कितने का है, 2 लाख का, और यदि उसमें से एक्सपेंस माइनस करेगी तो कंपनी का तो 3 लाख का लॉस आ जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए इस 5 लाख के खर्चे को क्या करती है, 5 साल में डिवाइड कर देती है, हर साल क्या करेगी फिर कंपनी 1-1 लाख रुपए अपना एक्सपेंस लेगी एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, समझ आया। इससे क्या होगा, अब इस वाले साल में कंपनी 5 लाख रुपए अपना एक्सपेंस नहीं दिखाएगी, बल्कि कितना दिखाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट में से 1 लाख माइनस होगा तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपीस तो दिखेगा, है ना, लॉस से क्या हो गई, कंपनी बच गई, वरना 3 लाख का लॉस हो रहा था। तो ये जो पूरी कंडीशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट बोलते हैं, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, लॉस होने से अपने आप को बचाया और ये जो एक्सपेंस है इसको 5 साल में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट का आपने खर्चा किया, वो खर्चा करने से जो फायदा होगा वो सिर्फ 1 साल का तो होगा नहीं। अब आपने एडवर्टाइजमेंट करी, कंपनी को सिर्फ 1 साल का फायदा नहीं होगा, कंपनी को जो है सालों साल फायदा होगा। फॉर एग्जांपल हमने जैसे 5 साल लिए तो कंपनी को वो एडवर्टाइजमेंट करने से लगभग 5 साल तो फायदा होगा ही होगा, है ना, उसके बाद भले ना हो, लेकिन 4 से 5 साल तो फायदा रहेगा। इसलिए कंपनी ने सोचा कि जब फायदा 4 से 5 साल का है तो फिर इसका खर्चा हम एक ही साल में क्यों निकालें, जब फायदा हमारा 5 साल के लिए मिल रहा है तो इसका जो खर्चा होगा वो भी हम 5 अलग अलग साल में ही डिडक्ट करेंगे। समझ आ गया। तो इस पूरी कंडीशन में जो कंपनी ने अपने आप को लॉस से बचाया और अपने आप को प्रॉफिट में दिखाया, इसको हम इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं क्या, फिक्टिशियस असेट। असेट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री। ये जो असेट है ये कोई दिखते नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये ना टेंजिबल होते हैं ना इंटेंजिबल होते हैं, ये बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी, राइट। जब ये चीज़ होगी तो आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे, इसकी चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, तो ये चीज़ें जब रिकॉर्ड होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसे फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। क्लियर हुआ। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अब कंफ्यूज नहीं होना। चलो
तो जल्दी से अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है फिक्टिशियस एसेट का, तो लाइक और शेयर तो बनता है, राइट। चलो जल्दी से कर दो। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट का क्या मतलब होता है? रिसिप्ट अगेन, रिसिप्ट मतलब जो भी चीज आपके पास आई, आपने रिसीव करी, राइट, उसे रिसिप्ट बोलते हैं। दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब देख लेते हैं ये रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है, यदि आपने क्या की है, सेल की है किसी भी गुड्स की या फिर सर्विसेज की, मतलब जो भी आपका मेन बिजनेस ऑपरेशन था या जो मेन बिजनेस एक्टिविटी थी, जो आपकी मेन बिजनेस की एक्टिविटी थी, उससे आपने जो अमाउंट कमाया है उसे आप क्या बोलते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हो। आपका जो मेन काम था दैट इज सेलिंग, जो भी आपने गुड्स बनाया उसकी जब सेलिंग करी उससे जो आपको पैसा मिला उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हो, राइट। फिर कैपिटल रिसिप्ट, अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सोर्स दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के नहीं है, जैसे कि ऐसा पैसा या आप कह सकते हो ऐसी रिसिप्ट जो आपको सेलिंग करने से या आपकी जो डेली ऑपरेटिंग या डेली जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे नहीं हुई है, बल्कि आपकी कह सकते हो लॉन्ग टर्म वाले जो आपके खर्चे होते हैं। जैसे कि मान लो आपने क्या की, बिल्डिंग को बेच दिया, आपकी कोई बिल्डिंग थी आपने उसको बेच दिया, तो क्या बिल्डिंग बेचना आपका रोज का काम है? नहीं, आपका रोज का काम क्या है, सेलिंग करना, क्योंकि आप बिजनेस है, आपकी कंपनी है, आपका रोज का काम सेलिंग है। तो रोज का जो काम होता है जो सेलिंग, उससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू होता है। लेकिन जो चीज कभी कभी होती है, जैसे बिल्डिंग बेच करके आपके पास पैसा आया तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। आपने कोई मशीनरी बेचकर यदि आपके पास पैसा आया तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। आपके पास कोई फर्नीचर था, कोई लैंड बिल्डिंग थी, जो भी चीजें थी, जो कभी कभी जो चीजें करते हो उससे जो पैसा रिसीव होता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। और इसका बेनिफिट आप कह सकते हो आपको लंबे समय तक के लिए मिलता है। क्लियर है, समझ आया। और ये जो पैसा होता है ये शॉर्ट टर्म का रहता है ना, इसका लंबे समय तक के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर है, समझ आया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग असेट, गुड और टेकन सर्विसेज। तो वो खर्चा जो यदि आपने कोई असेट खरीदा है उसमें आया है, यदि कोई गुड्स खरीदे या कोई सर्विसेज ली हैं, तो जो भी खर्चा किया है उसको आप एक्सपेंडिचर बोलोगे। दो तरीके के, तीन तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे देख लेते हैं। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग असेट, राइट। मान लीजिए आपने कोई, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपका वो खर्चा जो रोज रोज नहीं कभी कभी होता है। जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीदी, रोज रोज तो कोई बिल्डिंग खरीदता नहीं है, कभी कभी खरीदते हो, तो वो बिल्डिंग खरीदने पे जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोई मशीन खरीदी, कोई लैंड खरीदा या कोई फर्नीचर खरीदा, जो भी कंपनी कभी कभी बड़े बड़े खर्चे करती है और इसका जो बेनिफिट होता है वो सालों साल मिलता है। आप जैसे बिल्डिंग खरीदोगे तो फुर्सत फिर 10-20 साल तक फायदा ही फायदा रहेगा, मशीन खरीदोगे 10-20 साल तक फायदा ही फायदा। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होता है और लंबे समय के लिए आपको उस खर्चे का फायदा मिलता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। भाई डेली बेसिस की एक्टिविटी जो आपकी है, जैसे कि सेलिंग करना है, आपको प्रोडक्ट क्या करना है, बेचना है, उसके लिए मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके डेली बेसिस के होते हैं, जिनका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए नहीं थोड़े समय के लिए मिलता है। जैसे आपने खर्चा किया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको लंबे समय के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो आप खर्चा कर रहे हो ये आपका डेली का काम है, डेली का आपका यही काम है, परचेस करना, प्रोडक्शन करना, सेलिंग करना, राइट। तो ये आपके डेली बेसिस के, जैसे कि वेजेस देना, सैलरी देना, ये सारे एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्लियर है, समझ आया। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इन दोनों के बीच की कैटेगरी है ना। इसके जो बेनिफिट हैं ये आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए मिलेंगे, है ना। एक एस्टिमेट दे रही हूँ, ये 5 साल के लगभग का रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है ये लगभग आपको 1 साल तक के लिए मिलेगा। और जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका बेनिफिट आपको लगभग 3 ईयर्स तक के लिए देखने को मिल सकता है, या उससे ज़्यादा 3-4 ईयर्स के लगभग। ये एक एस्टिमेट है सिर्फ, राइट। तो ये बेसिकली इसका यदि मैं एग्जाम्पल दूँ तो जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आपने एडवर्टाइजमेंट करी, उसके लिए जो खर्चा हुआ वो क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने खर्चा किया, इसका जो फायदा होगा वो लगभग आपको 3 साल या 4 साल के लिए देखने को मिल सकता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद का टर्म देखते हैं हम,
एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब अमाउंट स्पेंड और इनकम टू अर्न रेवेन्यू। भाई वही सेम चीज़ है, आप रेवेन्यू कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस है। दो टाइप के हैं, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब जो आपने पहले ही पे कर दिया एडवांस में, जैसे मान लो आपने एडवांस में 6 महीने का किराया बिल्डिंग का पे कर दिया, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब जो देना बाकी है, मान लो पिछले 2 महीने से आपने बिल्डिंग का रेंट नहीं दिया या 2 महीने से अपने एम्प्लॉयज़ की आपने सैलरी नहीं दी, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी बाकी है, आपने नहीं दिया, वो एक तरीके से आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, बर्डन है, भाई अभी तक नहीं दिया, देना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी है। प्रीपेड मतलब दे चुके हो एडवांस में, तो ये एक तरीके से असेट है, क्योंकि आप एडवांस में 6 महीने का दे के मस्त बैठे हो, फ्री बैठे हो, तो ये एक तरीके से असेट है। तो ये असेट है, ये लाइबिलिटी है। दो टाइप्स हैं एक्सपेंसेस के। क्लियर हुआ, समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अगली टर्म पे, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जितना भी इनफ्लो आपके पास कैश का आ रहा है, ठीक है, और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस में या फिर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपके पास कैश का इनफ्लो आ रहा है, जितनी भी आपके पास पैसा अंदर आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, रेवेन्यू। जैसे आपका प्रॉफिट हुआ, आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से, या फिर आपको कमीशन मिला, आपको आपकी कोई बिल्डिंग थी उस पर आपको कोई रेंट मिला, किराया आपको मिला, तो जितना भी कैश आपको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू। ठीक है, फिर है इनकम। इनकम क्या होती है आपकी, इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं रेवेन्यू और इनकम मतलब सेम है, सेम नहीं है। रेवेन्यू इनकम मतलब होती है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी आपके रेवेन्यू थे, मतलब जितना भी कैश आया, जितना भी आपके पास पैसा आया, राइट, जितना भी कैश क्या हुआ आपके बिजनेस में आया, राइट, उसमें से आप क्या करोगे, जो आपका खर्चा या आप कह सकते हो जो आपका पैसा है जो कि बाहर गया है, जितना भी कैश आपका बिजनेस से बाहर गया है उसको माइनस करोगे। जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, फिर आपकी क्या निकलेगी, इनकम निकलेगी। समझ में आया? क्लियर है? इसी को बोलते हैं क्या, इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या है, जो भी आपने अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है। भाई सपोज आपके पास मान लो आपने कमाया कितना, 50,000 आपने कमाया, क्या हो गया ये आपका रेवेन्यू। लेकिन 50,000 कमाने में आपने कुछ खर्च भी तो किए होंगे, तो आपने खर्च मान लो किए 20,000, राइट, तो ये 20,000 आपके एक्सपेंस हो गए। अब 50 में से 20 माइनस करोगे, जो 30,000 बचे वो क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई। क्लियर है? रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस समझ में आया? रेवेन्यू आपका टोटल पैसा है, लेकिन टोटल में से जब आपके एक्सपेंस को हटाओगे तो आपकी इनकम निकल जाएगी। क्लियर है? समझ आ गया? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म को, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट में डिफरेंस है थोड़ा और इनकम में भी डिफरेंस है। लोग प्रॉफिट को और इनकम को सेम ही बोलते हैं कि प्रॉफिट भी वो इनकम नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यहाँ देखते हैं, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। Profit means income earned by the business from its operating activity, that is activity carried out by the enterprise to earn profit. अब profit क्या हो गया, ठीक है, इनकम तो है ना, लेकिन एक इनकम का हिस्सा होती है। मतलब सपोज करो यदि ये आपकी टोटल इनकम है, और इनकम कैसे निकाली आपने, रेवेन्यू में से क्या माइनस किए, एक्सपेंस माइनस किए, तब जाके आपकी ये इनकम निकली, है ना। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इनकम का एक हिस्सा है, ये है आपका प्रॉफिट, इनकम का एक हिस्सा है ना। इनकम तो आपको बहुत सारी चीज़ों से होती है, जैसे कि मान लो आपकी कोई बिल्डिंग थी जो किराए पे चलती थी, तो आपको उसका रेंट मिला, आपकी इनकम। बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, आपकी इनकम हो गई। आपको कोई कमीशन मिला, आपकी इनकम हो गई, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट क्या है, ये वो हिस्सा है जो आपको आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से मिला। आपकी जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी है, दैट इज सेलिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप बेच रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, सेलिंग कर रहे हो, तो ये जो मेन आपके बिजनेस की एक्टिविटी है, उससे जो आपको पैसा आया, जो भी रेवेन्यू हुआ आपको सेल करने पे, उसको आप प्रॉफिट बोलोगे। भाई अब कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो ये आपका डेली का काम नहीं है। आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी रेंट कमाना नहीं है, कमीशन कमाना नहीं है, या इंटरेस्ट कमाना, ये आपका मेन बिजनेस का काम नहीं है। मेन बिजनेस का काम क्या है, सेलिंग करना, प्रोडक्ट्स को बनाना और उनकी सेलिंग करना। तो जो मेन बिजनेस के काम से आपको जो पैसा मिलता है या जो आप इनकम कमाते हो, उसको आप बोलते हो प्रॉफिट। क्लियर है? अब क्लियर हो गया सब कुछ, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है और प्रॉफिट क्या है। क्लियर, समझ आ गया। इनकम का एक हिस्सा होता है प्रॉफिट, जो कहाँ से आता है, आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन बिजनेस की एक्टिविटी, राइट। क्लियर है?
अब ये दो टाइप के हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ये आपको जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना तब आप इसको बहुत अच्छे से सीखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जो आपके प्रोडक्शन के दौरान लग रहे हैं। मतलब अभी जैसे प्रोडक्शन चल रहा है, ये पेन का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो अभी ये चल रहा है, तो इसके दौरान क्या क्या खर्चे लगेंगे। मान लो मैं ये बना रही हूँ अभी, तो क्या खर्चे लगेंगे। मान लीजिए यदि मशीन में बन रहा है तो भाई मशीनरी में कुछ फ्यूल जा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल डीजल, पेट्रोल या जिससे भी वो मशीन चल रही होगी वो खर्चे आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, बिजली लग रही होगी, वो खर्चे आएंगे। जो लेबर बना रही होगी वो वेजेस मुझे देने पड़ेंगे, उनको वेजेस देने पड़ेंगे लेबर को, वो हो गया। इसके साथ साथ और भी जो भी प्रोडक्शन के दौरान आपके खर्चे लग रहे हैं वो क्या है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लियर हुआ? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप रेवेन्यू में से माइनस कर देते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इसको हम, हमारा एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वहां पे बहुत अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। फिर नेट प्रॉफिट क्या हुआ, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। तो अब आपके जितने भी टोटल हैं, भाई डायरेक्ट में तो हमने सिर्फ प्रोडक्शन के दौरान के खर्चे देखे थे, लेकिन प्रॉफिट जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो सारे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के बाद के, जैसे कि सैलरी देना अपने मैनेजर को, या आपने बैंक में इंटरेस्ट दिया, या अपने क्रेडिटर को इंटरेस्ट, डेटर्स को, या जिसको भी आपने क्या दिया, इन्वेस्टर को, नॉट क्रेडिटर, इन्वेस्टर को जो आपने इंटरेस्ट दिया, तो जो भी आपने टोटल खर्चे किए उन टोटल खर्चों को जब आप टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। क्लियर है? इसको जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा, राइट? तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गेन। अब गेन जो है वो अलग चीज होती है, प्रॉफिट जैसी नहीं होती। लोग उसको एक ही समझते हैं, प्रॉफिट और गेन एक ही है, लेकिन डिफरेंस है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बट फ्रॉम ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल। तो गेन मतलब जो कभी कभी इंसिडेंटल जो कोई चीज हो जाए, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना किस्मत से जो चीज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, कोई लॉटरी जीत ली, तो लॉटरी रोज तो जीतते नहीं हो, कभी कभी किस्मत में हो जाता है कि आपने कोई लॉटरी जीती। तो ये तरीके की इन सारी चीजों को हम बोलते हैं गेन। फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई 10-20 रुपए पड़े मिल गए, तो ये क्या हुआ, ये गेन हुआ, ये प्रॉफिट नहीं हुआ, राइट? समझ आ गया? ओके। अब जैसे मान लीजिए यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी की सिचुएशन में गेन क्या हो गया। मान लीजिए कंपनी ने कोई बिल्डिंग बेची, रोज रोज तो बेचती नहीं है, एक बिल्डिंग बेची, उस पर मान लो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा गेन हो गया, राइट? और प्रॉफिट जो डेली बिजनेस अपनी एक्टिविटी से कमाती है। फिर लॉस। लॉस मतलब एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम। तो लॉस आपको पता ही है भाई, जब आपकी इनकम कम पड़ गई और आपके खर्चे ज्यादा हो गए तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई जो खर्चे थे वो कुछ ज्यादा ही निकले और रेवेन्यू आपका इतना था ही नहीं, तो आप लॉस की सिचुएशन में। इसके बाद हमारा है परचेज। तो परचेज मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो आप जब किसी गुड्स को परचेज कर रहे हो, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, उससे प्रोडक्शन करो, उसको बेचो, या फिर मैन्युफैक्चर। देखो सोल्ड मतलब या तो आपने खरीदा कोई भी सामान और उसको वैसा का वैसे ही आपने बेच दिया, तो ये हो गया सोल्ड। या फिर आपने उसमें कुछ मैन्युफैक्चर की, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा, आपने उसको फिर से मैन्युफैक्चर किया, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया और फिर उसको बेचा, तो ये क्या हो गया, परचेज किया। आपने कुछ गुड्स खरीदा, उसको या तो वैसे ही बेच दिया, या फिर उससे आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया, एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज किया और प्रोडक्ट बना के आपने उसको बेच दिया, तो ये क्या हो गया, परचेज ऑफ गुड। क्लियर है? फिर है परचेज रिटर्न। सिंपल है कि जो भी आपने खरीदा था उसको जब आप वापस मतलब वापस उसको कर देते हो, जैसे जो भी आपने खरीदा उसको वापस कर दिया, तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। क्यों? फॉर एग्जांपल यदि वो मटेरियल था या जो भी परचेज अपने गुड्स का किया वो डिफेक्टिव निकल गया, या एक्स्ट्रा आ गया, आपने बुलवाया कुछ और था वो उससे ज़्यादा आ गया, या फिर हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आया, तो आपने क्या किया, जो भी चीज़ खरीदी थी उसको वापस कर दी, तो वो हो गया क्या, आपका परचेज रिटर्न। या फिर परचेज आउटवर्ड। परचेज आउटवर्ड, ठीक है, क्योंकि आपने खरीदा था, अब आप उसको वापस कर रहे हो तो चीज क्या हो रही है, आउट हो रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? परचेज मतलब गुड्स की या रॉ मटेरियल की परचेजिंग करना, यदि वो डिफेक्टिव है या एक्स्ट्रा है तो उसको जब आप रिटर्न करते हो, वापस करते हो, तो परचेज रिटर्न कहलाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं हमारी सेल। सेल मतलब वही गुड्स को सेल करना, जो भी आपने या तो प्रोडक्ट कोई बनाया है या जो भी आपने खरीदा था, जब आप उसको बेच रहे हो तो वो क्या हो गई, सेलिंग हो गई।
फिर सेल्स रिटर्न कि भाई जो आपने बेचा था वो वापस आ रहा है। अगेन परचेज में क्या था, परचेज जो आपने खरीदा था उसको वापस कर रहे थे। सेल में क्या हो रहा है, जो आपने बेचा वो वापस आ रहा है। मान लीजिए आपने जो बेचा था वो कोई डिफेक्टिव निकला, या फिर हो सकता है वो सामने वाले को पसंद नहीं आया, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा बेच दिया था तो वो क्या हो रहा है, अब वापस आ रहा है। तो वो क्या होगा, जो बेच दिया वो वापस आ रहा है। इट मीन्स इट इज सेल्स रिटर्न या फिर सेल्स इनवर्ट। इनवर्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो सामान कंपनी में आ रहा है, मतलब इन हो रहा है, तो क्या हो गया, सेल्स इनवर्ट। क्लियर है, समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो भी आपकी डेली की एक्टिविटी है उससे जो पैसा आ रहा है, या फिर जो आप सेलिंग करते हो उससे जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट इज बिजनेस एक्टिविटी, मतलब उसकी जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, सेलिंग करना, रोज का काम है बिजनेस का, तो ये करने से जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आ गया, ठीक है। रेवेन्यू तो पता ही है, फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इसलिए क्योंकि ये बेसिक हमारी रोज का काम है, प्रोडक्शन करना, सेलिंग करना, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ये हमारी मेन क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा है गुड्स। गुड्स का क्या मतलब होता है, तो गुड्स का मतलब है गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। सेम वही है कि जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं उसका आप क्या कर रहे हो, उसको आप दोबारा वापस बेच रहे हो, है ना, खरीद के बेच रहे हो, या उससे दूसरा कुछ मैन्युफैक्चर, दूसरा कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका गुड कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री मतलब गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट as on a particular date, right? Yeah, stock is a current asset held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale। क्या मतलब हुआ स्टॉक का, कि मान लीजिए आपने जो पेन बना रहे थे, मान लीजिए आप पेन बनाते हो तो आप साल भर में फॉर एग्जाम्पल 1000 पेन बनाते हो, राइट। 1000 में से आपने मान लो क्या किए, 900 बेच दिए, 100 बचे हैं, तो ये जो 100 बचे हैं इसका मतलब क्या है, आपके अभी स्टॉक है, आपके पास 100 पेन का स्टॉक अवेलेबल है। जैसे कि मान लो आपने साल भर में 1000 पेन बनाए तो 1000 पेन आपका स्टॉक हो गए, कि हाँ हमारे पास 1000 पेन का स्टॉक है, हमने बना के रखे हैं, प्रोडक्ट हमने बना के रखा है। अब इसमें से मान लो आपके 900 बिक गए, 100 बचे हैं, तो मतलब अभी अब हमारे पास क्या हुआ है, 100 का मतलब 100 पेन का स्टॉक बचा है, बाकी के पेन हमारे क्या हो गए, सेल हो गए, राइट। क्लियर हुआ। तो स्टॉक मतलब जो प्रोडक्ट या फिर जो भी रॉ मटेरियल आपके पास रखा हुआ है जो अभी तक सोल नहीं हुआ, या फिर जो अभी तक आपकी कंपनी में ही है, उसको क्या बोलोगे, स्टॉक बोलोगे। फिर ये दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम देख लेते हैं क्या होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। So opening stock is the stock in hand in the beginning of the accounting year. In other words, it is a stock in hand at the end of the previous accounting year. तो opening stock का क्या मतलब होता है, सपोज इस साल मतलब इस पर्टिकुलर साल में जो हमारे पेन थे जो नहीं बिक पाए थे, मान लो 100 पेन थे जो नहीं बिक पाए थे, तो हम क्या करेंगे भाई, इनको वेस्ट तो होंगे, जाने नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इन पेन को अगले साल बेच देंगे। तो इन पेन को जब हम अगले साल ले जाएंगे तो अगले साल में क्या होगा, जब हम फिर से एंट्रीज करेंगे, नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसमें इन पेन की क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री करेंगे, मतलब नए साल के शुरू में ये पेन हम क्या कर देंगे, वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, राइट। फिर है क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द करेंट अकाउंटिंग ईयर। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो साल के लास्ट तक जितने पेन आपके नहीं बिक पाए थे या जिनकी सेलिंग नहीं हुई थी, जैसे कि जो आपके 100 पेन बचे रह गए थे, वो क्या हो गए आपके क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अब साल खत्म हो रहा है, जो स्टॉक बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, राइट। समझ आ गया। अब इसका यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो आपके 2 साल के ये अकाउंट्स हैं, ये 1 साल का है और ये उसके बाद का है। अब मान लीजिए ये पूरा साल आपका एंड हो गया, आपने क्या किए, सारी एंट्रीज करी, सारी चीजें की, लास्ट में जो आपका स्टॉक बच गया था वो आप रिकॉर्ड कर दोगे। मान लीजिए साल के एंड में आपका स्टॉक बच गया था इतना, राइट, ये टोटल आपका स्टॉक बिक गया था, इतना स्टॉक आपका बचा रह गया था। तो अब आप इसको क्या करोगे, जो लास्ट में बचा रह गया था उसको दूसरे साल के स्टार्टिंग में ले जाओगे, ये आ गया वो स्टॉक। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे एंटर कर दोगे और इसकी सेलिंग अगले साल पे पहुंचा दोगे। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। अब हम बढ़ते हैं, अगली हमारा क्या लिखा अगला, स्टॉक और इन्वेंट्री में भी फॉलोइंग काइंड टाइप्स दिए हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री गुड्स यानी कि जो आप
प्रोडक्ट्स आपके पास बने रखे हैं लेकिन अभी बिके नहीं है, जैसे कि पेन मैंने बना के रखे हैं लेकिन अभी बिके नहीं है। फिर है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जैसे प्लास्टिक है या जो भी चीज़ें इसमें लग रही हैं, तो वो रॉ मटेरियल अभी मेरे पास रखा हुआ है, वो भी हो सकता है। या वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो अभी प्रोडक्शन चल ही रहा है, मशीन में अभी पेन बन ही रहा है, तो जो अभी प्रोसेस में है, जो अभी बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। करेक्ट, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है अमाउंट रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, मतलब आपने ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपको पैसा आ रहा है उसको क्या बोलोगे, ट्रेड रिसीवेबल बोलोगे। जैसे कि दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डेटर या फिर बिल रिसीवेबल। डेटर मतलब क्या हो गया, जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, आपने ट्रेड किया था उसके साथ, आपने उसको सामान बेचा था, राइट। ट्रेड से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। अब मान लो आपने सामान बेचा था अपने डेटर को, उसने पैसा नहीं दिया, फ्यूचर में क्या करेगा, वो पैसा देगा, तो वो क्या हो गया, आपका एक टाइप हो गया ट्रेड रिसीवेबल का। फिर बिल रिसीवेबल, मान लो जिससे पैसा लेना था आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं था, तो आपने बोला यार एक काम करो, मुझे एक बिल पे लिख के दे दो, साइन वाइन करा के दे दो, तुम्हारे साइन कर दो, डेट वेट लिख दो कि इतनी तारीख को पैसा दोगे, तो क्या रहेगा, एक सबूत रहेगा। यदि तुम पलट गए तो वो बिल जाएगा कहाँ, कोर्ट में, और फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन होंगे, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। समझ आ गया। तो डेटर जिससे पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल भी एक तरीके का जिससे हमें पैसा देना है, उसका सबूत हमारे पास है, वो बिल, राइट। तो ट्रेड से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। ट्रेड पेबल, मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो पैसा अब आपको पे करना है वो होता है ट्रेड पेबल। जैसे कि क्रेडिटर, मतलब जिनसे आपने सामान उधार पे लिया था, फ्यूचर में अब उनको क्या करोगे, पैसा तो दोगे, राइट। तो ट्रेड से रिलेटेड पैसा अब आप उनको दोगे क्योंकि आपने उनसे सामान उधार पे लिया था। फिर बिल्स पेबल, सेम वही, मान लो सामने वाले को अब आप पे भरोसा नहीं है, तो वो अब आप क्या करोगे, उसको एक बिल ड्रॉ करके दोगे कि भाई मैं आपको इतनी तारीख को पैसा दूंगा, और आपके साइन वाइन करके आप सब दोगे, तो ये क्या हो गया, बिल पेबल। क्योंकि ये बिल जो आपने ड्रॉ किया है, ये जो बिल आपने बनाया है, ये आपको पे करना है सामने वाले को। तो ये दो चीजें आपकी क्या हो जाती है, ट्रेड पेबल के अंदर आती हैं। क्लियर हुआ। जो बिल आपको पे करना है वो बिल्स पेबल, जो बिल आपको रिसीव होगा, मतलब जिस बिल पे आपको पैसा रिसीव होगा, वो बिल रिसीवेबल। समझ आया। ये सारी जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जब आगे फर्दर और चैप्टर्स पढ़ोगे वहाँ आपको ये सारी टर्म्स आएंगी, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इसलिए यहाँ सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये आपको जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये सारी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ यदि बेसिक नहीं समझ में आया, बेसिक नहीं आपने क्लियर किया, तो फिर आगे की लाइन क्लियर नहीं होगी। समझ गए। तो अब वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। कर दिया सबने, लाइक शेयर कर दिया। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपको पता ही है, जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया, जो भी आपने गुड बनाया, उसमें जितनी भी कीमत लगी, उस गुड को बनाने की जो भी कीमत लगी उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। वाउचर मतलब एक तरीके का एविडेंस आप कह सकते हो, सबूत। जैसे कि बिल, आपने कुछ खरीदा उसका बिल लिया, कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका वाउचर है, तो ये सब क्या है, एक एविडेंस की तरह काम करते हैं कि हाँ हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, हाँ हमने बेचा है, हमने सेलिंग करी, परचेजिंग करी, उसका एक बिल। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था आपके गुड्स का, उस पर कुछ रिडक्शन हो गया, ओरिजिनल प्राइस से कम हो गया, जो उसका प्राइस था वो ओरिजिनल से कम है, तो वो क्या हो गया, मतलब आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। दो तरीके के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट। ट्रेड मतलब जब आप वैल्यू ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स बेचा है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी कोई एंट्री नहीं दिखाते, ठीक है, इसकी हम कोई एंट्री नहीं दिखाते, याद रखना। जो आपका कैश डिस्काउंट है, ये क्या होता है, जब आप चाहते हो कि यार कोई टाइम से कैश में पेमेंट कर दे, तो जब कोई टाइम से कैश में पेमेंट करता है तो आप उसको वो कैश पेमेंट पे थोड़ा सा डिस्काउंट देते हो, तो वो डिस्काउंट का हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। फिर है आपके पास रिबेट। रिबेट मतलब जो आपका अमाउंट था, जो भी प्राइस था, उसको आपने कम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो जो सामान था या जो गुड्स था जिसका प्राइस है या जो आप बेच रहे हो, वो क्या है, कोई आप कह सकते हो पुअर क्वालिटी का सामान है, राइट। कई बार क्या होता है ना, जो ऐसे पुअर क्वालिटी का सामान रहता है वो कम दाम पे आपको मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। बैड डेब्ट मतलब क्या हो गए, कि जिनसे आपको पैसा लेना था वो अब आपको पैसा दे ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो गए, बैड डेब्ट्स।
भाई पैसा लेना था फ्यूचर में, उन्होंने कहा था कि भाई हम 5 महीने बाद या 5-6 महीने बाद आपको पैसा देंगे, पर उन्होंने नहीं दिया, 1 साल 2 साल हो गया अभी तक पैसा ही नहीं दिया, तो वो जो डेप्थ थे वो क्या हो गए, बैड हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, बैड डेप्थ बोलते हैं। और यदि वही पैसा आपको मान लो मिल गया तो वो हो गया बैड डेप्थ रिकवर, ठीक है। फिर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही है क्या होती है, जहाँ पे आप असेट और अपनी लाइबिलिटी की पोजीशन देखते हो। ये आपको आपकी बिजनेस की पोजीशन बताती है कि आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने असेट हैं, कितनी लाइबिलिटी है, हर चीज़ आपको बैलेंस शीट बताती है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में बनाना सीखेंगे, तो टेंशन लेना नहीं। फिर हमारे पास है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ असेट एज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपकी वैल्यू है असेट की, जो आपने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी बुक वैल्यू। मतलब जो भी आपके असेट हैं वो जिस वैल्यू पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे हैं, जिस भी रेट पे या जिस भी वैल्यू पे लिखे हैं, उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। समझ में आया? चलो अब अगला टर्म देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और ट्रांसफर या फिर पोस्टेड। मतलब जो भी आपके ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके इवेंट्स है, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए, जहां पर आप उसको रिकॉर्ड करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? समझ आया? चलो फिर है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज द क्रेडिट साइड, और डेबिट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। जब आप अकाउंट बनाओगे ना, अभी तो आप सिर्फ थ्योरी देख रहे हो अकाउंट्स की, अकाउंटेंसी क्या है, अभी तो आप थ्योरी देख रहे हो, पर जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको अकाउंट में ना 2 साइड दिखते हैं। जब भी कोई अकाउंट बनाते हो तो 2 साइड ऐसे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट होता है। तो हमारा राइट साइड कौन सा है, ये वाला, राइट। ये जो राइट साइड है ये है हमारा क्रेडिट साइड, और ये जो लेफ्ट साइड है ये है हमारा डेबिट साइड, राइट। अब कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, कुछ चीज़ें या कोई ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जब हम अकाउंट्स बनाएंगे ना, तब मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ें आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे और कौन सी चीज़ें आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। फिलहाल आपको ये समझ आ गया क्रेडिट डेबिट क्या होता है। अकाउंट का ये हिस्सा डेबिट कहलाता है, और जो राइट वाला साइड होता है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। क्लियर? समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यू टू इट्स यूज और एफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन मतलब कि जो भी आपका असेट था, समय के साथ साथ क्या हो गई, उसकी वैल्यू घट गई, है ना। समय के साथ साथ जो उसकी वैल्यू घट गई उसे ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। टाइम के कारण या ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब कोई मशीनरी थी, अब भाई सालों साल उसमें प्रोडक्ट बन रहे, वो मशीन 5-10 साल की हो गई, तो भाई उसकी वैल्यू तो कम होगी ना, क्योंकि उसका आप क्या कर रहे हो, बार बार यूज़ कर रहे हो, डेली बेसिस पे उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डेली उसका यूज़ कर रहे हो, तो एक समय बाद वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी, ऑब्सोलेट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। जैसे कि आपने कोई फ़ोन खरीदा, आज यदि फ़ोन आपने 50,000 का खरीदा है, तो कल या मतलब 1 साल बाद यदि आप उसको बेचोगे, तो वो 50,000 का फ़ोन मुश्किल से 30,000 40,000 का बिकेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू समय के साथ साथ कम हो जाएगी। ठीक है, आज जिस भी चीज़ की जो वैल्यू है वो आज कुछ और है, फ्यूचर में कुछ और रहेगी। आज ज़्यादा है लेकिन फ्यूचर में कम हो जाएगी। तो यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, कि समय के साथ साथ क्या होती है, चीज़ों की वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैंने बताया, जैसे कि बिल्डिंग है, कोई भी असेट है, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, आज कार है, उसकी वैल्यू बहुत है, लेकिन 4-5-6 साल बाद देखोगे तो जब आप उसको बेचोगे तो वो कम रेट में बिकेगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ उसकी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई, और उसमें क्या लग गया, डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन 2 रीजंस है, या तो समय के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती है, या फिर ऑब्सोलेट हो गई, मतलब यूज कर करके वो क्या हो गई, खराब जैसी हो गई, है ना। कार आप यूज जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा उसकी थोड़ी सी एवरेज कम देने लगेगी वो, राइट। तो ये क्या हो गया, ऑब्सोलेंस, राइट। समझ आ गया? चलो अगला है हमारा एंट्री। तो एंट्री आपको पता ही है, रिकॉर्ड जब हम करते हैं किसी भी किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, जब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वह एंट्री कहलाती है। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी बिजनेस में इवेंट हुआ, आप आए तुरंत उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री करना। क्लियर? चलो फिर है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब अ पर्सन और एंटिटी अनेबल टू पे हिज या फिर इट्स डेब्ट। मतलब इंसॉल्वेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पे एक पर्सन या फिर एक कंपनी
इस पोजीशन में नहीं रहती कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को या अपने डेब्ट्स को पूरा कर पाए, क्योंकि उसके पास अब कैश नहीं है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई असेट है, कुछ भी नहीं है। अब उसकी जितनी भी लाइबिलिटी थी या जितने भी बर्डन थे वो उसको पे नहीं कर पा रही है, समझ गए। तो वो उसको कोर्ट बाय कोर्ट क्या करती है, या हम बोल सकते हैं कोर्ट उस पर्सन को इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है कि अब ये जो पर्सन है ये इस कंडीशन में नहीं है कि ये क्या करे, लोगों के उधार को पूरा करे, लोगों की जो लाइबिलिटीज थी उनको पूरा करे। अब ये उस कंडीशन में नहीं है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपना उधार कहाँ से देगा, ना उसके पास बैंक बैलेंस है और कोई एसेट भी नहीं है कि भाई चलो बिल्डिंग है या कोई फर्नीचर है, कोई मशीन है तो उसको बेच के पैसा ला के लोगों की उधारी पटाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जेब बिल्कुल खाली है, उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है, उसके पास 1 रुपए भी नहीं है, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, अब ना तो अपनी उधारी चुका पाएगा, ना लोगों की लाइबिलिटीज को पूरा कर पाएगा और ना अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएगा। तो ऐसे पर्सन को कोर्ट क्या बोल देती है, इंसॉल्वेंट। अब ऐसे पर्सन से जाके फिर कोई पैसा नहीं मांग सकता क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, ओके। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। इस पर्सन को क्या बोलते हैं कि इसका दिवालिया हो गया, ठीक है। चलो फिर है सॉल्वेंट। तो भाई जो इंसॉल्वेंट नहीं है वो कौन है, सॉल्वेंट है, मतलब उसके पास अभी पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है और असेट भी है, वो अपनी लाइबिलिटीज को या अपनी ऑब्लिगेशंस को अभी पूरा कर सकता है, उसकी जो भी डेप्थ है, जो भी उधारी है उसको वो पूरा कर सकता है, राइट, ओके। फिर प्रोप्राइटर मतलब ऐसा पर्सन जो क्या है, जिसका कोई बिजनेस है, ओनर है वो उस बिजनेस का, वो उस बिजनेस का मालिक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर। फिर हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। तो ये क्या है, स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो वही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया, इसका एक आपका अलग चैप्टर है जहाँ पे हम बनाना क्या सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसमें हम क्या बनाते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में बनाते हैं, जिससे हम क्या देख सके, हमारी प्रॉफिट की पोजिशन, या हम हमारा लॉस भी देख सकते हैं। यदि मान लो बिजनेस को लॉस हो गया तो लॉस ही दिखेगा, राइट। तो इससे हमारी बिजनेस की पोजीशन दिख जाती है कि भाई प्रॉफिट है कि लॉस है, राइट। और हम फिर क्या बनाते हैं लास्ट में, बैलेंस शीट, जो हमारी क्या पोजीशन बताएगी कि हमें हमारे असेट कितने हैं, हमारी लाइबिलिटी कितनी है, राइट। तो ये हम बनाना सीखेंगे हमारे एक चैप्टर में, जो हमारा आगे के चैप्टर्स रहेंगे वहाँ पे हम ये सीखेंगे, राइट। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, जब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। परफॉर्मेंस देखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखेंगे, जब हम हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। सो ये हमने क्या डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस किए। टोटल 39 टर्म्स थे जो आपके इस चैप्टर में क्या थे, गिवन थे, ठीक है। तो ये सारे हमने अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए। ये पूरे अकाउंट की एक भाषा थी जिसमें हर टर्म को देखा, टर्मिनोलॉजी को देखा, जो अकाउंट्स में यूज़ होती है। अभी यूज़ नहीं होगी, आने वाले चैप्टर्स में भी ये सारी टर्म्स यूज़ होंगी। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, जब तक कॉमर्स पढ़ोगे, ये सारी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सारी टर्म्स देखी, सभी को मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, आज इसका हमने पूरा रिविजन देखा। पूरा चैप्टर वी को हमने पूरा जो चैप्टर था हमारा 2 उसको पूरा एक पूरे रिवीजन के फॉर्म में आज हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर आज हमने कवर किया, राइट। तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ। फिर से क्लास में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यही मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ आपको मिलता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। आपको कोर्सेज मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में क्लास KG से लेके क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम कोर्सेज भी आपको मिलेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। कोर्सेज आपको मिल जाएंगे CBSE बोर्ड में भी, या अदर स्टेट बोर्ड्स के आप स्टूडेंट्स हो तो भी आप हमारे यहाँ कोर्सेज देख सकते हो, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, आप उसके कोर्सेज भी देख सकते हो। आप हमारे यहाँ क्रैश कोर्स भी देख सकते हो जो हम रिवीजन के लिए कराते हैं। ई बुक्स या फिर ई नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाके इसको ज़रूर चेक करें। हमारे कोर्सेज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट करें, वहाँ से हमारे कोर्स देख सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो करें। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।